अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। हेलो सर। हाँ नमस्कार। बोलिए। जी नमस्कार नमस्कार। आज एक चर्चा हम लोग रखे हैं सर, कोरोना की रफ्तार और बचाव, एक चर्चा। तो अभी बिहार में कोरोना का रफ्तार है और सरकार इस पर बचाव की भी कोशिश कर रही है, तो सर चाहेंगे आपका विचार शेयर करना। देखिए, वायरस कई तरह के वर्तमान रहे हैं, आज भी हैं। यह वायरस थोड़ा खतरनाक है, लेकिन इससे बचने का है सफाई, साफ सुथरा, वायरस वालों से बचना, मास्क लगाना, और हमारे जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो हर्ब्स हैं, उसका काढ़ा बना करके पिए, गार्गलिंग करें, थ्रोट पर जमने नहीं दें, कफ वगैरह नहीं आने दें। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल में है। बहुत इसमें दवा पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और हॉस्पिटल की जो स्थिति है वह बहुत ही भयावह है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब बहुत जरूरी है तब हॉस्पिटल जाए, प्रारंभिक जांच करा करके उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए जी। और ये बहुत व्यापक रूप में फैला है इस बार, लेकिन इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार कवच यही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो नहीं हो रहा है, भीड़ है, आज भी लोग नहीं मान रहे हैं। शादी विवाह, श्राद्ध, ये सब में भीड़ जमा हो रहा है, उसके चलते कम्युनिटी एक्सपेंशन इसका हो रहा है। निश्चित तौर से इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। हमारे के यहाँ जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि आपके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा। हमारे के यहाँ डेडिकेटेड टीम की कमी है। अभी आपने देखा पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में जिंदा आदमी को रैप करके प्लास्टिक में श्मशान घाट पहुंचा दिया, और जिसको श्मशान घाट जाना चाहिए था उसका इलाज करता रहा। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड। इसलिए इस मानक के चक्कर में न पड़ करके आपके अपने विवेक का भी परिचय देना चाहिए। वायरस है और वायरस से बचने का तरीका सब लोगों को मालूम है, लेकिन संयम नहीं बरत रहे हैं, इससे इसका विस्तार हो रहा है। वैक्सीनेशन का भी कई डॉक्टरों से, दिल्ली एम्स से मैंने बात किया है। वैक्सीन भी, इंडियन जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है, और जिसको वैक्सीन के बाद भी कोरोना हुआ है तो ये भ्रम नहीं फैलना चाहिए। वो काफी डाइल्यूट कर देता है, उससे काफी इम्यूनिटी बढ़ जाती है जो दोनों डोज वैक्सीन लिए हैं, इसके बाद भी हुआ है। तो आपने ये विषय रखा है, ये विषय अवेयरनेस का है, सब लोगों को जानना चाहिए और इस पर विस्तार से अमल करना चाहिए। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ कितने प्रतिशत लोग जो हैं जो अभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? देखिए, गरीबी है, मास्क इतना आसान चीज नहीं है कि हर लोग, लेकिन मास्क के बदले लोग तौलिया का इस्तेमाल करें, उसकी सफाई करें, तो तौलिया रखेंगे। हर के पास महिलाएं हैं, उनके पास आंचल है, आंचल का भी नाक में प्रयोग करके काम कर सकते हैं। इसलिए गरीबी है, बहुत लोग इसका सहारा भी एक्सक्यूज लेते हैं, लेकिन उसके बदले में भी बहुत सारी चीजें हैं कि मुंह ढक करके। हमारे क्या प्रारंभिक दौर में टीबी का प्रचलन था तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते थे और मुंह ढक करके भी रखते थे। तो कई तरह की चीजें आई हैं, कई रूप में आया है। ये वायरस थोड़ा ज्यादा कड़ा है, करेंगे और जो संसाधन है उसी में करना है। हम तो सब दिन इस बात की लड़ाई लड़ते रहे हैं कि आजादी के 70 साल के बाद भी यहाँ के 60% लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है, और जो इलाज की व्यवस्था 60% लोगों के लिए नहीं है, ये तो सबको समान रूप से, अमीर और गरीब को समान रूप से पकड़ रहा है। तो किस हालत में लोग हैं, इसलिए इसमें
समझदारी से काम लेना चाहिए, इसको कंटेन करना चाहिए। और इसमें गरीबी भी सबसे बड़ा एक आधार है, जिसका मजदूरी से जीवन चलता है। वो ये 60% आबादी ऐसी है जो बहुत दिन तक लॉकडाउन और अपने को आइसोलेशन में नहीं रख सकता है, वो भूख से मरने लगेगा। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे सारे सवालों पर ध्यान रखते हुए भी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। रोजगार के अवसर नहीं तो भोजन के अवसर जरूर उपलब्ध कराने चाहिए। और एक बड़ा सिस्टम इसमें करप्ट लोगों का है, उनसे भी अनुरोध करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में एक भारी कोरोना के नाम पर कमाई भी हो रही है, तो इन लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि कफन में हिस्सेदारी ना लें, लोग जरा सचेत हों। ये बड़ा मानवीय सवाल है जिस पर पूरा देश संकट में है, लेकिन आज भी लोग मान नहीं रहे हैं, धन कमा रहे हैं। और मैं सरकार के बहुत नजदीकी हैं विनोद जी, यदि हमारी आवाज पहुंच रही तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की व्यवस्थाएं हैं जो बिहार में कोरोना का रफ्तार है और जो बचाव है। विनोद जी, विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार विनोद जी, नमस्ते। हमारी आवाज मिल रही तो विरका रखा जाए। हमारी आवाज मिल रही है आपकी? मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल मिल रही है, आवाज मिल रही है आपकी। बिहार सरकार की क्या आवाज मिल रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात हैं इस वर्ष के मुकाबले में ज्यादा महामारी फैल रहा है। कोरोना का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है और जिस गति से फैलाव हो रहा है यह चिंता का विषय है। सरकार ने अपने तरफ से जो इंतजाम किया है वो इंतजाम इस रफ्तार को रोक पाने में असफल है, क्योंकि अब लोगों में वैक्सीन के प्रति आस्था बढ़ा है। अब लोग वैक्सीन लेने लगे हैं, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और वैक्सीन ही उपाय है, वैक्सीन लेने से ही कोरोना में कमी आएगा। और जो गाइडलाइन है कोरोना से बचने का, उसको भी सख्ती से एक व्यक्ति को पालन करना होगा। और सरकार का जो मेहनत है, जो सरकार काम कर रही है, वह तारीफ काबिल है। लेकिन अभी वैक्सीन और उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि कोई वैक्सीनेशन सेंटर से वापस न लौटे, वैक्सीन लेकर ही लौटे वहां से। ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। और जो कम उम्र 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी इसमें वैक्सीनेशन में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कम से कम जो कम उम्र वाले लोग हैं, जो ज्यादा बाहर निकलते हैं, उनको वैक्सीन से अभी अलग रखा गया है, उनको भी वैक्सीनेशन में शामिल करना चाहिए, 45 से नीचे वाले लोगों को। हमारे बीच एक युवा हैं, समर्थ नाहर जी, पटना से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा समर्थ नाहर जी, आप युवा हैं, यदि आवाज मिल रही है आपको तो ये सरकार की व्यवस्था है और कोरोना जो रफ्तार में है इस पे अपनी विचार रखें। समर्थ नाहर जी, आवाज मिल रही है? इस विषय के बारे में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका रफ्तार, कोरोना के बढ़ने का रफ्तार तेज क्यों हो गया। ये क्यों होने का ये सबसे बड़ा कारण ये होगा कि सरकार का इस पर एक भी ध्यान नहीं है। होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर बना दिया है उन्होंने, कि अब कोरोना तो है ही, अब ये तो चलेगा ही, ये सोच के वो लोग, उन लोगों ने लॉकडाउन भी हटा दिया। अचानक से पता नहीं किस तरह का स्थिति पैदा हो गया कि सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। आम जनता में भी ये जागरूकता नहीं रही कि हमें इससे बचना है, हमें मास्क पहनना है, हमें अब खुद को सैनिटाइज करना है। हम अगर बाहर हैं, अगर घर जा रहे हैं तो हमें अपने परिवार का ध्यान रखते हुए खुद को सैनिटाइज करना है, खुद को इस संक्रमण से बचाना है।
तो ये सारी जो दिमाग में बातें थी वो सारी बातें उड़ गई, क्योंकि सरकार का ध्यान अभी कहीं और है। वो सरकार कहीं और बनाने के चक्कर में इन सारे विषयों, जो कि अभी बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, इसके लिए उनका ध्यान जो है बिल्कुल भी नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो रफ्तार है वो बढ़ रहा है। लॉकडाउन हटा दिया गया, बिल्कुल एकदम से हटा दिया गया। हालांकि इसे हटना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कायदे कानून के साथ हटना चाहिए जिसमें कि लोग ये ना समझें कि अभी कोरोना खत्म हो गया है। वैक्सीन आई, वैक्सीन की प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, और वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण मतलब अगर 125 करोड़ देशवासी हैं हम भाई, अगर 125 करोड़ देशवासी में से सिर्फ 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों को ही लगेगा, तो बाकी के जो 90 करोड़ लोग जो हैं वो कहां जाएंगे? तो ये भी एक बड़ा कारण है। वैक्सीनेशन का धीमा जो गति चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके कोरोना के रफ्तार को बढ़ने का। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इससे बचने का उपाय भी जो आपने पूछा है, तो इससे बचने का उपाय बिल्कुल ये है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये सबसे बड़ा मंत्र था जो कि इस कोरोना के काल में दिया गया था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अनावश्यक कार्यों को लेकर अगर हम बाहर जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, अगर हम किसी से मिलने, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, अगर युवा वर्ग की मैं बात करूं तो पार्टी करने जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, बेवजह का बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, और तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस पर रोक लगाना चाहिए कि अनावश्यक कार्यों से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वो कारण को बंद करने का एक लॉकडाउन, एक गाइडलाइन बनाना चाहिए सरकार को। तभी जाके कोई ना कोई एक जो है एक परिस्थिति ऐसी आ पाएगी जिसपे कि हम उस लेवल तक आ जाएंगे कि कोरोना को कम से कम जो जिस तरह से वो बढ़ रहा है अभी, तो वो थोड़ा सा एक उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि हम अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग अगर संक्रमित एक साथ हो जाएं तो उनको हम एक सही उपचार जो है वो प्रदान कर सकें। ये बड़ा इशू है। तो मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी बड़े नेता और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार को ये बताने का बिल्कुल आप प्रयत्न करें कि ये जो लॉकडाउन लग रहा है उसको, वो लॉकडाउन बिल्कुल बरकरार रहे। मैं उसके समर्थन में हूं, लेकिन कुछ कार्य जो है उसको चलाने का एक जो है वो तरीका और एक गाइडलाइन वो लोग जरूर जारी करें, जिससे कि हम स्टूडेंट्स, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी करता हूं, तो ऑनलाइन क्लासेस होने के साथ साथ जो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को भी दुरुस्त करने का एक सही उपाय किया जाए। क्योंकि सेशन जो है वो काफी लेट हो चुका है। जिनका सेशन 18 जो 2019 से 21 का था, वो सेशन काफी लेट चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी में, और तमाम यूनिवर्सिटीज जो बिहार की हैं उसमें सारा सेशन काफी लेट हो गया है। उस मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो सरकार को पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो ऐसे ही लचर है। हम जान रहे हैं कि सरकारी जो हिसाब किताब है, जो सरकारी कार्य हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो उसमें सबसे लचर हालत जो मैं मेरी नजर से मैं देख पा रहा हूं वो एजुकेशन सिस्टम की है, वो शिक्षा विभाग की है। उसमें ये लोग ना तो अभी देखा आपने कि जो मैट्रिक के जो बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया, ठीक है, +2 के बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। तो ये एक पार्शियलिटी के तौर पर चल रही है। कोई एक ऐसा तीसरा रास्ता निकालना चाहिए कि लोग जो है, क्योंकि देखिए 12वां के बच्चे रहें या 10वें के बच्चे रहें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, है ना, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण किसी भी एज को हो रहा है और इसे रोका नहीं जा पा रहा है। इसे रोकने का मैं सबसे बड़ा, अगर मेरे से अगर आप पान जंगल पूछें कि अगर आप कुछ उपाय बताएं कि आप ये इस संक्रमण को कैसे हम इसके गति को धीमा कर सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो लॉकडाउन था वो बिल्कुल लगाया जाए, और जो कार्य अगर इस लॉकडाउन में अगर अफेक्ट हो रहे हैं उस कार्यों में इनको थोड़ी सी छूट दी जाए, और कुछ गाइडलाइन के साथ कि अगर आप इस तरह से आप नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को नहीं चलाएंगे, अपने शिक्षा संस्थान को नहीं चलाएंगे, तो उसको बंद करने का पूरा एक आदेश दे देना, जो ऑर्डर होता है कि हाँ इसे बस बंद करा देना है। तो इस तरह का एक दंडनीय रूप से मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो लोग उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे बंद करवा देना चाहिए, मैं यही कहूंगा। लेकिन उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन तो बनाना जरूरी है ना। लॉकडाउन हो
किसी के काम में जो है वो बाधा भी नहीं उत्पन्न हो, क्योंकि इकोनॉमी हम देख रहे हैं कि किस कदर नीचे आ चुकी है और किस तरह से लोग अब पैसे के लिए बिल्कुल जूझ रहे हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के पैसे के लिए जूझ रहे हैं। ये स्थिति हम देख रहे हैं। मैं एक आम आदमी के तौर पर भी आप लोगों को बता रहा हूं कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूंगा कि रफ्तार जो है वो धीमी हो सकती है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, अपना सरकार बनाने से ज्यादा अच्छा है कि कम से कम लोगों को कम से कम दुरुस्त कर दिया जाए, एक स्थिति ऐसी बना दें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, असम से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट के बीच में जो आने जाने का जो व्यवस्था है उसे तो रोका नहीं ना गया है। आखिर बंगाल से भी लोग पलायन करके जो लोग हैं वहां से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी लोग अब इतने डर गए हैं कि महाराष्ट्र से भी, दिल्ली से भी और असम से, बंगाल से, कई अलग अलग राज्यों से लोग जो है वो बिहार, यूपी और अपने अपने घर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या वो संक्रमण लेके नहीं आ रहे हैं? उस वैसे लोगों का भी व्यवस्था करना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर बना कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक जो है वो एक अच्छा सा एक व्यवस्था कर देना चाहिए कि हाँ भाई ये सही सटीक है, ये व्यवस्था बहुत ही सही है, क्वारंटाइन किया गया है, दवाइयाँ दी जा रही है। अब दवाइयों की मैं बात करूं तो दवाइयाँ भी जो है उसका भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। और ये जो क्या बोलते हैं, वैक्सीन का भी जो है वो ब्लैक मार्केट हो रहा है। तो आखिर आम आदमी कैसे करेगा, कैसे इन सभी चीजों को मैनेज करेगा? अगर वो लड़ाई भी करे, वो अपनी गरीबी से भी जूझे, वो अपने अब सरकार के गलतियों का खामियाजा भी आम ही आदमी भुगते, तो ऐसा कैसे चलेगा? आम स्टूडेंट भी, जो स्टूडेंट हैं हम, वो भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके गलतियों का खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं बस बहुत ही आम आदमी के तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस स्थिति से उबरने के लिए हमारी मदद करें। आप लोग जो है एक सही निर्णय लें, जिससे कि कम से कम हमारे भविष्य का चिंता, हमें लगे कि हमारे भविष्य का भी चिंता कोई कर रहा है। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। अंजन अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट में मुझे भी शामिल करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूं पटना यूनिवर्सिटी का, पटना साइंस कॉलेज का, और यहाँ के स्टूडेंट से भी मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। सभी लोगों के जो है वो समस्याओं को मैं सुनता हूँ। अगर मुझसे कुछ हो पाता है, अगर कुछ मेरे तरफ से अगर कुछ उन्हें हेल्प हो पाती है तो मैं ज़रूर उन्हें करता हूँ। और ये जो बड़ा जो ये जो जंजाल है, इसे निकलने में हमारी मदद करें, यही मैं गुजारिश करूँगा। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले में पटना हाई कोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं की आपूर्ति, अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य भर में केंद्र पर बेड की संख्या बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि राज्य के विभिन्न केंद्रों से कोरोना के मरीजों को पटना आना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और उन्होंने कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की कि भाई मुझे रोजी पिक्चर नहीं दिखाया जाए, और जो भी राज्य भर में कोरोना के मरीजों को सुविधा दी जानी चाहिए, और बुनियादी सुविधाएं दी जाए। आवाज नहीं मिलने लगती है। मैं अब आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रंजन जी, जो कि पटना से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजन जी, यदि आवाज मिल रही तो मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना रफ्तार में है और सरकार की भी है, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नमस्कार जी नमस्ते। मैं वैद्य डॉक्टर रंजन कुमार जी पटना से हूँ जी। देखिए, कोरोना जो है अभी पूरा व्यापक रूप ले चुका है, लेकिन कोरोना का दृष्टि जो है आरोप प्रत्यारोप का न होते हुए अपने को बचाव कैसे करें इस पे निर्भर करता है। अगर हम अपना बचाव नहीं करें और आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जान चला जाए तो ये बेकार हो जाएगा। आप समझिए कि कोरोना सबको है, कोरोना सब जगह है और कोरोना भयावह है। कोरोना कहता क्या है, कोरोना होमवर्क हमको क्या दिया है और हमको होमवर्क करना क्या है। बस कोरोना समझिए कि एक अवतार के रूप में आया है, भगवान का जैसे राम और कृष्ण का अवतार होता था उसी रूप में आया है कि भैया समाज में व्यक्ति और समाज
दोनों जो हाइजीन के दृष्टि से जो है, सफाई सुथरा के दृष्टि से जो है, स्वस्थ रहने की दृष्टि से जो है, खान पान से इंटरनल इम्यूनिटी की दृष्टि से जो है, अपने आप को सतर्क हो जाइए। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनता है। अगर कोई बच्चे का विवाह नहीं हुआ है और उनका 10 साल बाद विवाह होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनका इम्यूनिटी आज के खाना पीना के हिसाब से बनेगा। इसलिए इम्यूनिटी प्राप्त करने का साधन जो है हर खाने पीने में, रहन सहन में है। तो आज भयावह स्थिति आ गया है, सब जगह कोरोना है। अब हमको उसमें बच के कैसे निकलना है, इस पे चर्चा होना चाहिए। समझिए कि हम सलाह देंगे जी, डॉक्टर की नजरिए से आप बोला जाए जनहित को क्या संदेश देंगे, क्या बचाव मेरे को संदेश यही दिया जा रहा है कि शुद्ध और सात्विक भोजन करें और जो अपना पुरातन जो जलपान था, भोजन की जो व्यवस्था था, उसी से अडिग रहे, उससे थोड़ा सा दाएं बाएं नहीं हो। नाश्ता में बच्चों को पास्ता नहीं दे, वृद्धों को ब्रेड नहीं दे, ताजा फल ताजा सब्जी इसका ही सेवन करें। दाएं बाएं जो खाने पीने का जो प्रथा में बदलाव हुआ है उसको न करें, क्योंकि खाना पीना आहार ही जो है प्राण है, और आहार के समुचित प्रयोग नहीं रहने से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा। कोरोना हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कालाजार हो, चाहे प्रोटोजोअल कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी वायरस बीमारी हो, वो तो हमको होगा ही। अगर हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो सब बीमारी जो है अपने आप टल जाएगा। अब सवाल उठता है कि सरकार हमारी कैसी है, 70 साल आजादी के हो गए, उसके बाद सरकार क्या व्यवस्था की, आज ये समय नहीं है। आज अपने को बचने का समय है, और जब कोरोना कुछ कम होगा तो अपने आप में जागृति लाने का समय है। और इस कोरोना काल में क्या क्या कमियां रही, उसके लिए जो राजनीतिक से परे लोग हैं उनको भी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए व्यवस्था को तत्पर होने में दिखाई देना चाहिए, दिलचस्पी लेना चाहिए। सिर्फ खाना पीना खा के और नौकरी करके हमारा कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत चिंता 99% होना चाहिए, लेकिन 1% सामाजिक चिंता भी होना चाहिए, और उसमें 1% जो है देश हित के बारे में भी होना चाहिए। आज हम लोग जो है खाना पीना, रहन सहन, बात विचार सारा में बदलाव कर लिए, इससे इम्यूनिटी कम होता है। आज देखिए तो 100% में 90% आदमी हंसते ही नहीं है, 100% में 90% आदमी सहमिल्लू विचार के नहीं है, 100% में 80% आदमी जो है एक दूसरे को टोका टोकी नहीं करते हैं कि भाई ऐसे करिएगा तो अच्छा रहेगा, हम ऐसे कर रहे हैं। अपने को आदर्श बनना पड़ेगा, तब किसी को कहना पड़ेगा। आप सुबह जगते कितने बजे हैं? पहले जो है 4 बजे लोग जग जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उससे इम्यूनिटी हमारा बढ़ता था। अब जो है लोग 8 बजे जगते हैं, 9 बजे जगते हैं, खिड़की खोल के लोग पहले सोते थे, अब खिड़की बंद करके एसी चला के सोते हैं। तो इससे हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में इम्यूनिटी जो है कम हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह यही है कि भैया भारत में जन्म लिए हैं, भारत में आपको रहना है, भारत छोड़ के जाना नहीं है। भारतीय परंपरा जो है, जो ऋषि मुनि जो हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना किया, और इसी आधार पर जनवरी से लेकर जनवरी तक जो पर्व त्योहार बनाया, जो खाने पीने का चीज बनाया, उसमें जो रीति रिवाज बनाया, उसमें कहीं 2 बार उसको रिपीट नहीं है। अगर 14 जनवरी को दही चूड़ा खाते हैं तो फिर नेक्स्ट 14 जनवरी को ही दही चूड़ा खाते हैं। अगर हम सतवानी मनाए हैं, गुड़ सत्तुआ टिकोला खाते हैं 14 अप्रैल को, तो नेक्स्ट अप्रैल में ही खाते हैं। ऐसा क्यों है? नीम में चैत में अगर हम नीम पीते हैं 15 दिन, तो फिर अगला ही चैत में पीते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रथा है, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, वो स्वस्थ रहने के लिए है, ना कि भगवान को खुश करने के लिए है। हमारी आत्मा जो है यही भगवान है, और इसको खुश करने के लिए उसको करना जरूरी है। बुद्धि अभी अल्प है, और हमका रामायण की रचना है वो काफी श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको कर्तव्य बनता है कि उनको अक्षर से फॉलो करें और खाने पीने का सीजनल साग सब्जी जो है खाएं। बाजार में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन जो सीजनली चीज है उसको ही खाना चाहिए, ताकि प्रकृति से जो है पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उस समय हमको मिलेगा और हमारा शरीर होगा। की दृष्टि है, सरकार की व्यवस्था क्या है? सरकार की व्यवस्था नहीं है। आम जनता तो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं ना है, आम जनता को तो बीमारी से बचना है ना। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो दल वाले हैं तो उनका पक्ष लेते हैं, दल वाले नहीं है, विपक्ष वाले हैं तो उनका आलोचना करते हैं। इस आलोचना में जिनको दोनों से मतलब नहीं है वो क्या करे बेचारा? वो भूखे थोड़े मरेगा, है ना।
तो सरकार की जो व्यवस्थाएं है, हमको यही मान के चलना है कि कोरोना सबको है, कोरोना सब जगह है। कोरोना जो होमवर्क दिया है कि भाई कैसे रहोगे तो हम तुमको अटैक नहीं करेंगे, इसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार होना चाहिए। मीडिया से भी मेरा आग्रह यही है कि कैसे रहन सहन अपनाएं, क्या करें, इस पर ज्यादा जोर दें। कितने लोग कहां मर रहे हैं, कि यहाँ कितना ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कहां अस्पताल में बेड नहीं है, इसको न दिखाएं। इसलिए न दिखाएं कि भैया वो स्थिति आएगी तो उनके लिए जरूरत है। अधिकांश 90% लोगों को जरूरत है कि हम कैसे बचाव करें, उस स्टेज में जाए ही नहीं। शादी विवाह, अन्य रीति कार्यक्रम, रीति रिवाज, जो भी प्रक्रिया है उसमें डिस्टेंस बनाने की जो बातें हैं, ताकि श्वास से फैलने वाला बीमारी है वो नहीं है। और ये भी ना भूलना चाहिए फ्लू और लू दोनों अटैक करता है, तो फ्लू और लू को भी कोरोना से तुलना न करें। इस बात को ध्यान रखें कि फ्लू और लू भी होता है जो कोरोना नहीं होता है। कोरोना आज जान गए तो सबको कोरोना के लपेट में लपेट के अपने को हतोत्साहित और मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भयंकर परिणाम आपके मनोवृत्ति में होगी और आप बीमार पड़ेंगे और नहीं हो सकते। डॉक्टर सर जी बोला जाए। जो आप बोले उस पर अभी एक समीक्षा लेते हैं। भाई डॉक्टर अरुण बाबू हैं, अरुण बाबू बताएंगे कि जो अभी जो स्थिति है उस स्थिति को बेहतर करने में सरकार कितना कारगर हो रही है। जी 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 एमपी सर अरुण सर जी से विचार चाहेंगे। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब की बहुत सुन रहे थे। जी सर। डॉक्टर साहब डॉक्टर कम है, आध्यात्मिक ज्यादा हैं, जी परंपरा के पोषक हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। इनको तकलीफ हुई, विनोद जी को भी मैं जानता हूं, डॉक्टर साहब को नहीं जानता हूं, लेकिन विनोद जी को जानता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता वो भी हैं, मैं भी राजनीति करता हूं। और राजनीति के बिना सांस नहीं लिया जाता है। दुनिया एक गांव है। डॉक्टर साहब समझने की कोशिश कीजिए। ये कहना पड़ेगा कि जो आदमी जिंदा है उसको रैप करके पीएमसीएच जो प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशे पर भी थोड़ा गौर कीजिए कि कितना इनह्यूमन काम किया कि जो जिंदा है उसको रैप करके और श्मशान घाट पहुंचा दिया, और जो जिसका इलाज चलना चाहिए वो श्मशान घाट चला गया, और जो वहां जिंदा है वो कोरोना घोषित कर। इतना अव्यवस्था, इतनी अराजकता, ये हमारे राजनीति की ही उपज है। इसलिए इस पर चर्चा ना करें तो आप जैसे दार्शनिक हम नहीं हैं, हम तो चर्चा करेंगे। हमारे जेहन में है, मैं सत्ता पक्ष में भी रहता हूं तो सत्ता की पिचाई करता हूं, उसमें आत्म विवेचना होनी चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। समाज में जो संपन्न लोग हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी सुरक्षा का, आपके ज्ञान का स्तर है, लेकिन बहुत लोग अज्ञानी हैं जिनको इस व्यवस्था ने वहीं रहने देने के लिए बाध्य किया है। वो जो मर रहे हैं उनके लिए ये सरकार है, और ये सरकार जो है उनकी ये व्यवस्था है, इसको समझना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मीडिया जो पैनिक ये जो दिखला रहा है वो गलत है, ये सही है। नहीं बतलाएगा तो को कहाँ मर रहा है, किस परिस्थिति में है। आज ऑक्सीजन सिलेंडर की आप पटना में रहते हैं, कितनी किल्लत है आपको नहीं पता होगा। दिन सुबह से 4 बजे भोर से 100 गो टेलीफोन मैंने रिसीव किया है, आप नहीं रिसीव किए, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिक नीड है और मिल नहीं रहा है। यहाँ एक दवा जो है लाइफ सेविंग दवा है सिप्ला का, वो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। कोई झारखंड से ला रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से ला रहा है। विनोद जी, सरकार आपकी है बिहार में। हेलो, और बोलिए सर जो बोल रहे हैं नहीं है अंतिम व्यक्ति के लिए, जी इसलिए मैंने चर्चा जी। आपको तकलीफ है, क्षमा। विनोद जी, आप आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, क्या बोले? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि गाइडलाइन जो कोविड का है उसको पालन करें, बिना मतलब का बाजार में ना निकले,
दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें और जो जिनके लायक वैक्सीन उपलब्ध हो गया है वो वैक्सीन ले लें। वैक्सीन लेने में परहेज नहीं करें, यही एक रास्ता है, उपाय है। विनोद जी, वैक्सीन के लिए लाइन लगा हुआ है, वैक्सीन मिल नहीं रहा है। यहाँ ये शिकायत है सर, ये शिकायत जी, प्रणाम प्रणाम, ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये कमी है, इसलिए सरकार को चाहिए कि हर कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराए। जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए यही उपाय है। जी इसकी उपलब्धता मास स्केल पर होना चाहिए। जो गरीब है, नासमझ है, यदि लाइन लगा करके जाता है तो वहां पर नहीं, एक बार निराश होकर के लौटता है तो फिर उसके मन में इसका चोट पहुंचता है कि हम गरीब हैं इसलिए नहीं मिल रहा है। MP, MLA, डॉक्टर, कर्मचारी सब लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा। विनोद जी, हाँ बताइए। आप कंटिन्यू थोड़ा सा बोल नहीं कर रहे। ये रफ्तार और बचाव जो है सरकार की, वो सरकार कितना जवाबदेही के साथ धरातल पर उतर रही है। कहा कि MP सर अभी बोल रहे थे कि गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है, कोई अमीर गरीब देख करके वैक्सीन नहीं दे जा रहा है, लेकिन हाँ वैक्सीन का अभाव है, कमी है। जितना मात्रा में वैक्सीन आना चाहिए उतना मात्रा में नहीं आ पा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करेंगे कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए और ताकि कोई भी आदमी वहां से निराश होकर न लौटे। ये हमारा आपके माध्यम से सरकार से भी सुझाव है, आग्रह है कि वैक्सीन उपलब्ध करावे हर सेंटर पर। अरुण सर से चाहेंगे भोजन भी उपलब्ध करावे। जी अरुण सर, भोजन भी उपलब्ध करावे। जिसकी मजदूरी गई है उसको भोजन भी उपलब्ध करावे। विनोद जी, भोजन। सही बात, सही बात। जी डॉक्टर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे थे? वो बोला जाए, देखिए समाज है, समाज में भिन्न भिन्न दायित्व के लोग हैं, इनका सामाजिक काम अलग है। कोई अगर नेता है तो उनका काम है कि सरकार को एकदम से जो है सो प्रत्यक्षता जो है समाज के हित में काम करे। अगर कोई कमी हो तो उनका आरोप प्रत्यारोप उनको लगाना उनका उत्तरदायित्व है। और जिस क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं तो उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्राप्त है उसमें कोई कमी नहीं हो, ये उनका उत्तरदायित्व है। उनको ये काम करना ही, सारा कोई उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सुदूर क्षेत्र में पूर्व से चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा की क्या व्यवस्था रही है। अगर चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा तीन चीज अगर दुरुस्त हो जाए तो इस तरह का अनेकों महामारी से हम तत्पर से तुरंत तत्काल जो है हम निपट सकते हैं। आप देखिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए और 3-4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल करके एक रेफरल अस्पताल बनता है, उसको देख लीजिए। फिर सब रेफरल अस्पताल मिल करके जिला अस्पताल बनता है जिसको सदर अस्पताल बोलते हैं, उसको देख लीजिए। और मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए। अगर जिनका नजरिया उस पर है तो अनवरत होना चाहिए और हर समय होना चाहिए, ताकि जो है बिहार की जनता को और जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोरोना की वैक्सीन की बात है तो इस उपलब्धता के बारे में जो प्रशासक है, प्रशासक को जो याद दिलाने वाले, उनको मॉनिटरिंग करने वाले जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनको जिम्मेवारी बनता है, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक, उनका जिम्मेवारी बनता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक और जो सांसद हैं वो अस्पताल में किसी तरह से, उनके क्षेत्र में आने वाला जो अस्पताल है उसमें किसी तरह का वैक्सीन की कमी नहीं हो, वैक्सीन समुचित रूप से सबको उपलब्ध हो, इसकी कोई कमी नहीं हो, व्यवस्था जो है सबको सुगमता की दृष्टि से सबको प्राप्त हो जाए, इसका कोई चर्चा जो है, ये सारा व्यवस्था उनका समापन की ओर है। जनजागरण का काम है, समाज में ऐसा जागरण करें कि कोरोना जो है नहीं हो। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन चीज जो है सुदूर गांव में उपलब्ध है। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त जो है समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। इसीलिए मैं तमाम अपने मेहमानों को धन्यवाद करता हूं और फिर किसी अगले चर्चा में हम लोग शामिल होंगे। इसके लिए हमारे जितने भी मेहमान हैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।